तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। नीति आयोग ने एसेट मोनेटाइजेशन के दूसरे चरण का रोड मैप जारी कर दिया है। दूसरे चरण के तहत 5 साल में करीब 17 लाख करोड़ के एसेट्स को मोनेटाइज किया जाएगा। डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, एसेट मोनेटाइजेशन के फेज 2 के तहत कौन से एसेट है जिन्हें मोनेटाइज करने की बात की जा रही है, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अगले 5 साल में इस लिहाज से लक्ष्य क्या रखा गया है। दरअसल अगले 5 साल में सरकार की किस किस संपत्ति को लीज पर दिया जाएगा, कौन कौन सी सरकारी कंपनी में हिस्सेदारी बेची जाएगी, इसका नीति आयोग ने एक रोड मैप जारी किया है, जिसको कह सकते हैं कि एसेट मोनेटाइजेशन का दूसरे चरण का रोड मैप है। इसके तहत 2029-30 तक, कारोबारी साल 2029-30 तक 16.72 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। और कंपनी के हिसाब से देखें तो बीएसएनएल की जगह जगह कई सारी जमीनें हैं, तो ऐसे 38 लैंड पार्सल, 38 जमीनों को चिन्हित किया गया है, जिसको सरकार मोनेटाइज करके 2400 करोड़ रुपए जुटाएगी, इसका लक्ष्य रखा गया है। होटल अशोका, होटल सम्राट दोनों को निजी क्षेत्रों के हाथों में दिया जाएगा, उसका ऑपरेशन को दिया जाएगा, उसकी कुछ जमीन खाली है उसको लीज पर दिया जाएगा। इसके जरिए होटल अशोका से भी और होटल अशोका से 820 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। होटल सम्राट से 380 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे सेक्टर की 7 अलग अलग सरकारी कंपनियां हैं, उन सरकारी कंपनियों में सरकार आंशिक हिस्सेदारी बेचेगी और उसके जरिए करीब 83,700 करोड़ रुपए सरकार जुटाएगी अगले 5 साल में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है पावर सेक्टर को लेकर। एनएचपीसी, एसजेवीएनएल जो 2 कंपनियां हैं, उनके जो प्रोजेक्ट है उनको मोनेटाइज करके करीब 12,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया अगले 5 साल में। पावर ग्रिड ट्रांसमिशन जो पीजीसीआईएल है, उसके ट्रांसमिशन लाइन को मोनेटाइज करके 33,500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। गेल में सरकार ओएफएस के जरिए हिस्सेदारी बेचेगी, करीब 3100 करोड़ रुपए सरकार यहां पे जुटाएगी। पोर्ट सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.2 लाख करोड़ रुपए सरकार जुटाएगी मोनेटाइज करके, पोर्ट को मोनेटाइज करके, जो बर्थ होते हैं उनको मोनेटाइज करके, पोर्ट टर्मिनल को मोनेटाइज करके। एनटीपीसी के दिल्ली के बदरपुर में कई सारी जमीनें हैं एनटीपीसी की, वहां पे सरकार उस जमीन को लीज पर दे करके करीब 32,000 करोड़ रुपए जुटाएगी, इसका लक्ष्य रखा गया है। कोल सेक्टर में भी, कोल सेक्टर की सरकारी कंपनियां, उनकी सब्सिडरी है, उन सब्सिडरी में सरकार हिस्सेदारी बेच के पैसा जुटाएगी, इसका लक्ष्य करीब 48,350 करोड़ रुपए रखा गया है। तो ये अगले 5 साल इस मोर्चे पर काफी ज्यादा हलचल आपको देखने को मिलेगी। और जो पूरा रोड मैप दिया गया उसमें यह भी बताया गया किस साल किस कंपनी में मोनेटाइज के जरिए कितना पैसा जुटाया जाएगा। जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेड डील से पीछे हटने वाले देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि ऐसे देशों को ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। उधर अमेरिका में ही ड्यूटी रिफंड करने की मांग भी उठने लगी है। पूरी खबर अब समझते हैं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, अमेरिकी टैरिफ की बात करें तो काफी तेजी से पूरी स्थिति या घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रंप टैरिफ का अवैध घोषित करने के बावजूद कई देशों पर ट्रंप के टैरिफ का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। दरअसल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित किया, ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था। वो 10% टैरिफ अभी से लागू हो चुका है और उसके कुछ ही घंटे बाद ट्रंप ने कहा कि हम इस 10% को बढ़ाकर 15% कर देंगे। हालांकि 15% वाले जो बयान है उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, यानी अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच हुआ क्या कि कई सारे देश जो हैं वो जो ट्रेड डील किए थे उस ट्रेड डील को फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिए, उस पर आगे बढ़ने से मना कर दिए। तो अब ट्रंप ने एक नई चेतावनी जारी की है। उस नई चेतावनी में कहा गया है कि जिन जिन देशों ने ट्रेड डील कर लिया था, ट्रेड डील का वादा कर लिया था, जो ट्रेड डील के तहत बातचीत के जरिए जो टैरिफ को तय किया गया था उससे पीछे ना हटे, क्योंकि अगर पीछे हटेंगे तो उनको उससे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है, उनको उससे ज़्यादा ट्रंप का टैरिफ चुकाना पड़ सकता है। और इसके लिए कई सारे रास्ते उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा भी है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक लाइसेंस फी लगाने पर विचार कर रहे हैं, उन देशों पर लाइसेंस फी लगाया जा सकता है। वो लाइसेंस फी लगने के बाद जो टैरिफ है वो कहीं ज़्यादा हो जाएगा जो इन्होंने ट्रेड डील के तहत तय किया था। तो एक तरफ से ट्रंप अलग अलग रास्ते तलाश रहे हैं टैरिफ को बढ़ाने को लेकर के, 10 से बढ़ाकर 15% और 15% से भी ज़्यादा भी लग सकता है कई देशों पे जो लाइसेंस फ़ी की वकालत यहाँ पे कर रहे हैं वो। हालांकि इसके बारे में कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी नहीं किया गया, लेकिन हमेशा तलवार लटक रही है कि ट्रंप टैरिफ कब और ज़्यादा बढ़ जाए। इस बीच यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम फिलहाल ट्रंप के साथ या यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुई है उससे जुड़े हुए बिल पर फिलहाल वोटिंग नहीं करेंगे, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दूसरे कई देश जिनके साथ अमेरिका ने ट्रेड डील की थी वो भी अपने ट्रेड डील को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ट्रंप का ये नई चेतावनी कि हम वापस से टैरिफ ज़्यादा बढ़ा सकते
सकते हैं, अलग अलग कानून को के जरिए रास्ता तलाश रहे हैं। लाइसेंस फी का यहाँ पे जिक्र किया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा हलचल यहाँ पे बनी रहेगी। एक चीज़ और, अमेरिका में सरकार के भीतर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई है कि आप ड्यूटी ना बढ़ाएं। यहाँ तक कि जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने एक बिल लाया और कहा है कि ड्यूटी जो आपने वसूला तो ड्यूटी को वापस करिए, ब्याज समेत वापस करिए, 180 दिन के भीतर वापस करिए। तो वहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक ट्रंप टैरिफ को लेकर हर रोज़ एक नई खबर और हर रोज़ एक नई संभावनाएं बनी रहेगी, कब टैरिफ बढ़ता है और कब कब इसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होता है, कब ये लागू होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, इन दोनों बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी बताने के लिए। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं, टैरिफ टेरर, ट्रंप की नई धमकी। जरूर देखिए शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, व्हाट्सएप में सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर कर कहा है कि कंपनी मेटा के साथ डेटा शेयर नहीं कर रही है। कंपनी ने यह भी कहा कि किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं किया जा रहा। आपको बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को फटकार लगाई थी और कंपनी को चेतावनी भी दी थी। पूरी खबर बता रहे हैं असीम मनचंदा। 2021 में व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी की थी और अपने यूजर से कहा था कि अगर आप इसको मंजूरी देते हैं तो कंपनी उपभोक्ता का डेटा अपनी पेरेंट कंपनी मेटा के साथ साझा करेगी। उसके बाद CCI ने इस पूरे मामले की जांच की। CCI ने पाया कि कंपनी अपने एकाधिकार का इस्तेमाल कर रही है, तो CCI ने कंपनी के ऊपर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। मामला NCLT पहुंचा। NCLT ने जुर्माने को बरकरार रखा और उसके बाद कंपनी ने जुर्माने को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी। पिछली बार जब 3 फरवरी को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी तो CGI ने कंपनी को फटकार लगाई थी, कंपनी को चेतावनी भी दी थी कि आपको भारत के कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देश छोड़ करके जा सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। कंपनी ने अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। हलफनामे में कंपनी ने कहा है कि वो अपना डेटा अपनी पेरेंट कंपनी मेटा के साथ साझा नहीं कर रही है और भारत के जो डेटा के नियमों का वो सही तरह से पालन कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कोई भी अपना व्यू पॉइंट नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई अब 19 अप्रैल को करेगा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पर। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा फिसल कर बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में दबाव देखने को मिला। मार्केट की पूरी डिटेल्स अब बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन आज भी अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें तो नेगेटिव साइड में ही देखने को मिले थे और वही रिफ्लेक्शन आज हमें अपने इंडियन मार्केट में भी आता हुआ दिखाई दिया है। कल हमने देखा था कि वहां पे आईटी शेयर्स में भारी बिकवाली देखने को मिली थी और आज इंडियन आईटी कंपनीज भी भारी बिकवाली यहां पे भी देखी गई है। कल IBM का शेयर वहां पे करीबन 13% की गिरावट के साथ बंद हुआ है और वही जो AI का डर है वो अभी भी बाजार में बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि इंडेक्स किस तरीके से एक पिटाई के साथ बंद होते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा बाकी के सेक्टर्स की बात करी जाए तो कुछ सेक्टर ऐसे थे जहां पे हमें चुनिंदा बाइंग देखने को मिली, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स में जो हमें सेलिंग प्रेशर है वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी आईटी देखिए जरा, 5% की करीबन गिरावट यहां पे आई है। ऑटो पेन में था, कैपिटल मार्केट, डिफेंस। बाइंग हमें सेलेक्टिवली कहां देखने को मिली है? FMCG, मेटल, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस और साथ में जो PSU बैंक्स थे यहां पे थोड़ा सा जो खरीदारी का मोमेंटम है वो बना हुआ था। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में देखा जाए तो निफ्टी में NTPC, कोल इंडिया और JSW स्टील में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है। लीगल लूजिंग स्ट्रीक की बात कर ली जाए तो आपको मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक यहाँ पे नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में जो दिखेंगे वो IT पैक से हैं। टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन्फोसिस और इटर्नल आज खबरों में बना हुआ था। सुबह से हम चैनल में इसके ऊपर डिस्कस भी कर रहे थे। और IT में तो देखिए हाल बहुत ही ज्यादा बेहाल है। लगातार ये गिरावट, और गिरावट कोई 1-2% की नहीं है बल्कि देखिए 6-6, 7-7% तक इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दी है। LTIM, टेक महिंद्रा, L&T टेक सर्विसेज, इसके अलावा इन्फोसिस, टेक केम, विप्रो, हर जगह जो पेन है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आज टेक्सटाइल स्टॉक भी काफी पिटाई के साथ बंद हुए हैं बिकॉज यहाँ पे जो इंसेंटिव है उसको 50% तक और घटा दिया गया है। अब इंसेंटिव घट गया तो जो कंपनीज का कॉस्ट बर्डन है वो और भी ज्यादा आता हुआ दिखाई देगा। ग्लोबल मार्केट में जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी हमें कम होती हुई दिखाई देगी। तो उस लिहाज से आज टेक्सटाइल स्टॉक भी काफी ज्यादा फोकस में थे। उसके बाद ही ये देखिए 5% तक की जो गिरावट है वो आज के सत्र में देखी गई है। लेकिन हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन काफी पेनफुल रहा है।
बिल्कुल, जिस तरह से कंचन बता रही थी कि आईटी में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें 2008 के बाद निफ्टी आईटी में एक महीने में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस दौरान इंडेक्स 20% से ज्यादा फिसला है। वजह क्या रही, अब बता रही हैं नुपुर जैन खुनिया। एक्चुअली डबल डेंट कह सकते हैं, क्योंकि कल एंट्रोफिक का एक केस बना था और सुबह एक वायरल हुई पोस्ट सिट्रिनी की जो रिपोर्ट आई थी रिसर्च। एक्चुअली ये रिसर्च हाउस देखे तो जैसे हमारे इंडिया में ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं जो रिपोर्ट्स निकालती है, वैसे ही ये एक रिसर्च हाउस है जिसने एक रिपोर्ट निकाली है 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस की, और इसकी वजह से एक डबल इम्पैक्ट जो है आज IT स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। भारी गिरावट के साथ कारोबार फिलहाल आपको नजर आएगा। 2008 के बाद हमने देखा है कि मंथली बेसिस पे 20% 22% की कमजोरी यहाँ पर आती हुई दिखी है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये इतनी वायरल हो रही है कि आज सब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्लियरली रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि 2027 तक TCS, इन्फोसिस और विप्रो के जितने भी बड़े ऑर्डर है वो शायद रद्द हो सकते, इसका पूरा अंदाज़ा यहाँ पे लगाया जा रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल है, आउटसोर्सिंग जो की जाती है, ह्यूमन कोडिंग, उसकी पूरी तरह से रिप्लेस करता हुआ दिखेगा। तो इतनी इस रिपोर्ट में ये जो सामने आई है खबर, उसके बाद से लगातार और भी कमजोरी IT स्टॉक्स में देखने को मिली है। हालांकि कल डेफिनेटली US के बाजार में भी कमजोरी थी। एंट्रोफिक का जो नया टूल है उसकी वजह से कोबेल जो IBM का एक प्रोडक्ट है, काफ़ी मेन कारोबार वहाँ से आता है, उस पर भी उस पर बड़ा इम्पैक्ट होने के चलते IBM के शेयर में कल हमने देखा था कि कमजोरी आती हुई दिखी। तो लगातार चिंताएं AI से जो है वो जुड़ी हुई है, लेकिन जो आज ये वायरल पोस्ट हुआ है, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आज देखने को मिल रहा है। स्पेशली जो प्रोडक्ट IT रिलेटेड सर्विसेज है जो देती है, जैसे कि पर्सिस्टेंट हो गए, LTI माइंडट्री, कोफोर्ड, ये सारी कंपनीज ज़्यादा फोकस में। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में अब स्कूलों में भी पढ़ाया जाएगा। NCERT ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक चैप्टर शामिल किया है। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। पूरी डिटेल्स बता रहे हैं रोहन सिंह। जिस पूरे विवाद की वजह है सोशल साइंस की वो टेक्स्ट बुक जो कि अभी NCERT ने लॉन्च की है, और उसमें से एक चैप्टर है द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी। इसका एक सब सेक्शन है जिसमें कि करप्शन इन जुडिशरी की बात की गई है। इसमें जो मुख्य कारण बताए गए हैं न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के लिए, उसमें बहुत ही जो कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया होती है उसे एक कारण बताया गया है। जो जजेस की कमी है अदालतों में उसके बारे में बात की गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि किस तरीके से देश भर में अलग अलग अदालतों में करोड़ों मामले सालों से लंबित है, उसकी बात की गई है। साथ ही इसमें पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश हैं BR गवई, उनका एक कोट भी रखा गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब जुडिशरी में करप्शन बढ़ता है तो लोगों का विश्वास जुडिशरी से कम होने लगता है, इस बात को रखा गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि किस तरीके से जो पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम है उसमें इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में राजनीति भी तेज़ हो गई है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ जुडिशरी की बात क्यों की जा रही है, जुडिशरी के भ्रष्टाचार की बात क्यों की गई है, बाकी संस्थाओं की बात क्यों नहीं की जा रही है। हालांकि सरकार ने अब तक इस बारे में कोई रिप्लाई सरकार या शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अब तक नहीं आया है। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे केरल का नया नाम। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केरल अब केरलम के नाम से जाना जाएगा। कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के केरल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने 12,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है। साथ ही आपको बता दें जूट का MSP भी बढ़ा दिया गया है। डिटेल समझ लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं कैबिनेट में बड़े फैसले कौन से लिए गए हैं? प्रधानमंत्री मोदी के नए कार्यालय सेवा तीर्थ में आज कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में 8 फैसलों को मंजूरी दी गई है। सबसे पहले केरल सरकार ने केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा था, तो कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। अब केरल का नया नाम केरलम होगा। इसके साथ साथ जूट का MSP बढ़ाने को भी हरी झंडी मिल गई है। 275 रुपये प्रति क्विंटल जूट का MSP बढ़ाया जाएगा। इससे सरकार के ऊपर करीबन 430 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा होगा। इसके साथ साथ श्रीनगर के अंदर नया एयरपोर्ट बनाने, टर्मिनल बनाने को भी हरी झंडी दे दी गई है। गिफ्ट सिटी का मेट्रो विस्तार को भी हरी झंडी कैबिनेट ने आज दे दी है। इसके साथ साथ पावर ग्रिड की जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट की सीमा थी वो 5,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन कैबिनेट
अब उसको बढ़ा दिया है, उसको 7,500 करोड़ रुपए कर दिया। अब जो पावर ग्रिड है वो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इसके तहत बिड कर पाएगी। इसके साथ साथ 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, बिहार के अंदर है, इनको भी कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है। तो ये 12,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं जिनको कि कैबिनेट की तरफ से हरी झंडी मिली। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो गर्मियों ने दस्तक दे दी है और आपको बता दें गर्मियों से पहले एयर कंडीशनर महंगा होने वाला है। एयर कंडीशनर की कीमतों में करीब 5 से 15% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। कंपनियों के मुताबिक कच्चे माल की लागत लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से कंपनियां अब कीमतों को बढ़ाने पर मजबूर हो रही हैं। साथ ही आपको बता दें कंपनियों ने इस समर सीजन के लिए नए लॉन्चेस भी शुरू कर दिए हैं। वोल्टास ने आज इस साल AI वाले एयर कंडीशनर को लॉन्च किया है। वोल्टास लिमिटेड के MD मुकुंदन मेनन का कहना है कि इस बार बिक्री में 20% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। In a normal air conditioners, you set the temperature, you set the airflow, the fan speed, you set the lower setting. What a predictive adaptive AI machine of Voltas does is it learns from the usage pattern. That means it sees that over the last 7 days, how have you been using the air conditioner? And it starts predicting that and it starts adapting automatically. The advantage of that is that you don't have to do all this yourself. That entire automation of this goes on to the air conditioner. It learns from your usage and automatically adjusts to the thing. So it's a huge convenience factor. चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। फेस्टिव सीजन के दौरान उड़ानें क्यों महंगी हो जाती हैं, इस पर ही हम आज चर्चा कर रहे हैं कि बढ़ती हुई जो महंगाई है, टिकटें महंगी हो रही हैं, इस पर किस तरह से लगाम लग सकती है। जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।